लेकिन सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आज का टॉपिक है मूविंग टुवर्ड ऑप्टिमैलिटी। अच्छा देखिए, आपने पिछले लेक्चर्स में हमने क्या किया, हमारे पास टेबल गिवन था, एक दफ़ा देख लेते हैं। हमें ये देखें, हमें कुछ वैल्यू गिवंस थी, हमें टेबल बनाना था और बताना था फिजिबल है या नहीं। ठीक है, अगर हमारे पास फिजिबल था, ठीक है, फिजिबल था तो हमने उसको 3 तरीक़ों से उसको सॉल्व आउट कर सकते थे। ठीक है, उन तीनों तरीक़ों से हमने किया और हमारे पास ये जो आंसर आया था, ठीक है, ये जो लास्ट वाला टेबल आया था, इसको हम कहते थे इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन। यानी कि फिजिबल है, जब हमारे पास फिजिबल आ गया उसको उन्हीं तीनों मेथड से हमने किया और बताया कि ये इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन है। अगर हमारे पास जब इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन आ जाता है और अगर हम आगे मज़ीद प्रोसीड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ऑप्टिमैलिटी की तरफ जाएंगे। यानी कि ये सारे स्टेप यहाँ तक करने के बाद आज का जो टॉपिक है ना, उसमें हमें सारा यही काम करना है। यहाँ तक जब पहुँच जाएंगे ना, उससे आगे फर्दर थोड़ा और करना है। तो बजाय इसके कि हम पिछले लेक्चर को दोबारा रिवाइज करें, पूरे स्टेप करें, आपको नेक्स्ट करवाती हूँ। यहाँ पे देखें, जब हमें कोई भी एग्जांपल गिवन थी उसको हमने टेबल में जो है ना लिखा, फिर हमने उसमें देखा फिजिबल है, फिर हमने उसमें स्टेप्स किए और उनकी डिमांड और सप्लाई को पूरा किया। ठीक है, डिमांड और सप्लाई पूरा करने के बाद हमारे पास एंड में जो है ना ये कंडीशन आ गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन की गिवन कंडीशन थी और ये हमने सॉल्व आउट जब किया, सारे स्टेप किए, यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, देखें ऑप्टिमैलिटी में हमने करना क्या है, हम पहले क्या करते थे, यहाँ पे सप्लाई था, सप्लाई से लेते थे कुछ एलिमेंट्स और डिमांड को पूरा करते थे। इस तरह पूरा करते थे कि यहाँ पे पूरी सप्लाई ख़त्म हो जाए पूरी रो की, और बैलेंस भी रहे और हमारे पास आंसर डिमांड भी पूरी हो जाए और सप्लाई भी एंड में वेनिश्ड हो जाए। लेकिन यहाँ पे देखिए, हम किसी जगह पे नहीं कर रहे अपने वर्क। जैसे हमारी फर्स्ट रो को ले लें, फर्स्ट रो में हमारे पास ये देखिए 3 एलिमेंट है, 65, 5 और यहाँ पे आर में कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमने 65 पे किया अप्लाई रो पे, 5 पे भी हमने सप्लाई किया, ये इनकी डिमांड को पूरा किया, लेकिन यहाँ पे हमने आर पे नहीं किया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हमने बी पे नहीं किया, यहाँ पे आर पे नहीं किया, यहाँ पे सी वाले पे सी पी पे नहीं किया। ठीक है, कुछ जगहों पे हम नहीं करते। तो अब हम क्या करेंगे, हम जहाँ पे नहीं कर रहे ना वहाँ पे +1 ऐड करेंगे। ये देखें क्या कह रहे हैं, +1 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने सपोज क्या किया, सपोज डैट इन दिस एग्जांपल, ये जो नीचे एग्जांपल है उसमें वी चूज़ सेल बी पी, यानी कि बी और पी, यानी कि ये वाला सेल, ये 4 वाला सेल चूज़ करेंगे और उसको +1 बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि आर्बिट्रेरी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम +1 कर देते हैं। ठीक है, इसी ये जो टेबल नहीं है इस पे हम यहाँ पे +1 कर देते हैं। लेकिन आपको पता है मैथ का रूल है, जब हम कोई चीज़ प्लस करते हैं तो दूसरी जगह पे माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड करते हैं, ताकि हमारे पास चीज़ें इक्विलिब्रियम में रहें, बैलेंस में रहें। तो ज़ाहिर है यहाँ पे जब हम यहाँ पे +1 करेंगे तो जब हम इस पूरे कॉलम को देखेंगे तो 61 + 5 1 क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा, जबकि डिमांड हमारे पास 65 है। तो आपने ऐड भी करना है, इस तरह करना है कि आपके पास ऐड भी हो जाए और डिमांड भी बैलेंस रहे। तो अगर आपने यहाँ पे +1 किया तो ऊपर आप -1 कर दें, इससे ये होगा कि नीचे +1 भी हो जाएगा और हमारे पास डिमांड भी बैलेंस रहेगी। जब हम 61 -1 और +1 करेंगे तो हमारा डिमांड 65 पे ही रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे कर रहे हैं तो फिर हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑपोजिट लेंगे, जैसे यहाँ पे माइनस नेगेटिव ऊपर लिया था तो यहाँ पे +1 लेंगे, यहाँ +1 लिया था तो यहाँ पे -1 लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर हमारे पास ये जो जब हम सारों को ऐड करेंगे तो हमारे पास बैलेंस ही रहेगा, क्योंकि प्लस माइनस ज़ीरो ही हो जाएगा, +1 -1। तो हमारे पास स्टेप भी हो जाएगा ये वाला और हमारे पास बैलेंस भी रहेगा। नेक्स्ट हमने क्या करनी है, यूनिट कॉस्ट इन सेल बी पी, यही सेल बी पी कौन सा है, बी और पी ये, और ए पी ये है। ठीक है, और ए क्यू कौन सा है, ए और क्यू ये वाला। ठीक है, ये R 4 5 7 4। ठीक है,
रिस्पेक्टिवली। रेफरेबल टेबल 17 कह रहे हैं कि जो टेबल 17 है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि इस टेबल के अकॉर्डिंग ये क्या है, यहाँ पे ये हमारे पास ए बी सेल 5 है और ए क्यू सेल 7 है, बी पी सेल 4 है। ठीक है, यही बात यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 4, 5, 7 और 4 आ रहा है। देखिए ये 4, 5, 7 और 4 इन चारों की बात हो रही है यहाँ पे, ये चारों बात नहीं हो रही, ये इसकी हो रही है। अच्छा, द टोटल चेंज इन टोटल कॉस्ट विल बी, तो टोटल चेंज अगर हमने फाइंड करनी है तो हमने इन चारों को क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पे देखें कैसे करना है, जिन जिन में हमने चेंज किया है कि कहाँ कहाँ चेंज किया है, यहाँ पे -1 किया है, यहाँ पे +1 किया है, यहाँ पे +1 किया है, तो यहाँ पे -1 किया है, तो इनके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास क्वेश्चन में जो सेल है ना उनको हमने ऐड करना है और साइन वही लगाना है जो हमने, अगर +1 किया है तो +1, -1 है तो -1। यहाँ पे देखें, अच्छा यहाँ पे क्या है आपके पास, ये देखें 64 है ना, तो ये क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे आपके पास 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिया 5 और यहाँ पे साइन आपके पास क्या है, माइनस है, तो -5 लिया। और यहाँ पे देखें नेक्स्ट कौन सा है, यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 लिखा, 7 के कोरस्पोंडेंस हमने नीचे प्लस वाला सिंबल यूज़ करना है और यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे इसकी जगह पे 4 है तो +4 आ जाएगा और यहाँ पे 4 है और इसके नीचे क्या है, -1 है तो -4 हो जाएगा। तो इसको जब हमने सॉल्व आउट किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, +2। ठीक है, अब अपने करना क्या है, वी सी डैट दिस आर्बिट्रेरी यूनिट अलॉटमेंट थ्रू सेल बी पी, क्या कह रहे हैं, जो सेल बी से पी है यानी कि ये बी से पी की बात हो रही है 1, यहाँ पे बी से पी 1 है और ऊपर बी से पी क्या है, 4 है। इंक्रीज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाय ₹2, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन किस तरह बढ़ रही है, ₹2 से। कह रहे हैं जब हमने इस सेल के लिए की, यानी कि ये सेल हमारे पास खाली था, हमारे पास ये सेल भी खाली था, ये भी, तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने बीपी को लिया, कोई भी आप ले सकते थे, हमने बीपी को लिया तो यहाँ पे +1 किया, तो फिर सारों को बैलेंस किया, ज़ाहिर है +1 यहाँ पे लिया है तो सारे सिस्टम को हमने बैलेंस रखने के लिए फिर हमने किया, फिर हमने यहाँ से जब हमने टोटल निकाली, टोटल कास्ट तो +2 आई, तो हमने बताया कि जब हम सेल बी से पी के लिए कर रहे हैं तो हमारे पास कास्ट क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाय ₹+2। ठीक है, बीपी के लिए रिकमेंडेशन इज नॉट रिकमेंडेशन, द प्रोसीजर इज रिपीटेड बाय चूजिंग सम अदर अनऑक्युपाइड सेल। कह रहे हैं आप इसी तरह कोई और सेल ले लें, यानी कि हमने अभी इस सेल के लिए किया था तो अब इस सेल में 1 ऐड करें और फिर बैलेंस करके आप कंपेयर करके देखें टोटल कास्ट क्या आ रही है, इसी तरह करते रहें। ठीक है, रिपीटेड ये स्टेप रिपीट करते रहें और हमारे पास फिर क्या होगा, दिस रिक्वायरमेंट करस्पॉन्ड चेंज इन एलोकेशन, तो एलोकेशन इनकी जो सेल है इनमें चेंजिंग आएगी ना, जाहिर है चेंज तो आएगी इन द ऑक्युपाइड सेल एंड टू रिस्टोर फिजिबिलिटी, लेकिन फिजिबिलिटी जो है हमारे पास ये जो है यानी कि डिमांड हमारे पास वही आनी चाहिए। एंड कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इफ़ बाय द प्रोसीजर वी गेट अ पॉजिटिव वैल्यू, अगर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो इट इंडिकेट द टोटल कॉस्ट इज़ नॉट डिक्रीजिंग बट इंक्रीजिंग। अच्छा, अगर आपको कहा गया हो बताएं कि कॉस्ट इंक्रीज़ कर रही है डिक्रीज़ कर रही है, तो अपने सारे प्रोसेस करने और जब आप यहाँ पे टोटल कॉस्ट फाइंड करोगे ना तो ये जैसे +2 है तो अगर ये आपके पास पॉजिटिव आ रही है तो आपने बताना है कि इट इज़ इंक्रीजिंग, लेकिन अगर नेगेटिव आ रही है तो इट इज़ डिक्रीजिंग। नेगेटिव आ सकती है, देखिए ना यहाँ पे नेगेटिव वाला सिंबल भी कंपेयर हो रहा है, तो जब नेगेटिव सिंबल यहाँ पे कंपेयर होगा तो क्या पता जहाँ पे नेगेटिव के साथ हम कंपेयर करें कोई भी नंबर यहाँ पे क्वेश्चन में बड़ा वाला हो तो फिर नेगेटिव बड़े वाले के साइन के अकॉर्डिंग आता है ना, तो फिर नेगेटिव भी आ सकता है, तो उस केस में हमारे पास डिक्रीजिंग हो जाएगा। अच्छा, हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मिनिमाइज यानी कि कम हो रहा है, तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जी होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन जी इज इक्वल टू समेशन यहाँ पे देखें CIJ XIJ, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे देखें CIG का मतलब है कॉस्ट वाला,
ठीक है, कॉस्ट यानी कि कॉस्ट वाला कॉलम आई जे, और एक्स का मतलब है मैट्रिक जो था, यानी कि यहाँ से आई से एम हमारे पास क्या थी, लिमिट है, और ये आई से एन भी लिमिट है, यानी कि हमारे पास सारी कॉस्ट जो होंगी ना, C1 C2 जितनी भी होंगी CN तक, ठीक है, उन सबको प्लस करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे सारे X1 X2 सो ऑन तक, ठीक है। इसका ये मतलब है समेशन ऑफ ऑल C एंड ऑल J इज इक्वल टू जी, यहाँ से आप जी निकाल सकते हो। एंड द रिस्ट्रिक्शन क्या दी गई है, 0 इज इक्वल टू AI इनकी मैट्रिक और माइनस समेशन एन, और समेशन एन का मतलब है आई से लेकर एन तक इनके जितने भी एक्स होंगे उनका सम XIJ, और आई हमारे पास 1 से लेकर M तक कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अगर 0 इज इक्वल टू BJ के लिए करें, ठीक है, BJ इज इक्वल टू समेशन IJ वही एक्स है फॉर J इज इक्वल टू 1 से N। अच्छा, AB क्या है ये आपको पता है ना, यहाँ पे ये जो होती है डिमांड जो होती है हम इसको कहते हैं B और इसको हम कहते हैं सप्लाई को उसको A, ठीक है। तो यही बात कह रहे हैं इन दोनों इक्वेशन में, यही है। मल्टीप्लाई ईच ऑफ दिस इक्वेशन बाय नंबर एंड ऐड दिस मल्टीपल टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कह रहे हैं इन दोनों इक्वेशंस को एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें और उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी कि ये जो हमारे पास फंक्शन है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसमें आपने ऐड करना है। अब रिजल्टेंट कैन बी यूज टू एलिमिनेट द बेसिक वेरिएबल। अच्छा, लेट अस रिप्रेजेंट द मल्टीपल बाय U1 से U1 और VJ, यानी कि यहाँ पे U कितने भी हो सकते हैं I से M तक, VJ हमारे पास I से N तक हो सकते हैं रो के लिए और कॉलम के लिए। द मल्टीपल्स आर कॉल्ड सिंप्लेक्स मल्टीप्लायर। ये जस्ट डेफिनेशन याद कर लें सिंप्लेक्स मल्टीप्लायर की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया, वही यहाँ तक तो सारा सेम मैंने आपको बता दिया वही है, उसमें एक और चीज़ ऐड होगी है, कौन सी, ये वाली UI प्लस AI माइनस समेशन XIJ, ठीक है। इस सारे स्टेप को हमने कहा सिंप्लेक्स मल्टीप्लायर, और प्लस साथ ये वाली टर्म भी हो गया है। यहाँ पे ये देखें दोनों क्या डिफरेंट है, एक A वाली होगी और एक B वाली, ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट इसकी ओवरऑल जो इक्वेशन बनी है वो ये बनी है। और थस इन ऑर्डर टू हैव अ जीरो कोफिशिएंट इट इज़ नेसेसरी डैट, अगर हमारे पास कोफिशिएंट जीरो है तो CRS इज इक्वल टू UR प्लस VS हो। अच्छा, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट के लिए हमारे पास दो कंडीशन है जो कि सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन है M प्लस N माइनस 1, ये जो सेल है ये हमारे पास एग्जैक्टली एलोकेटेड होना चाहिए। और दूसरा स्टेप है द एलोकेशन आर इंडिपेंडेंट पोजीशन, यानी कि इंडिपेंडेंट हो एलोकेशन। अच्छा, जब हमारे पास अगर हमारे पास ये वाला जो कंडीशन है ये सेटिस्फाइड हो जानी चाहिए, मोस्टली ये क्वेश्चन में हो जाती है, लेकिन अगर नहीं हो रही तो ये हमारे पास कौन सा प्रॉब्लम आ गया है, डीजेनेरेसी। ये तो आप कह दोगे कि डीजेनेरेसी स्टेट है, ये जो स्टेट है हमारे पास ये डीजेनेरेसी है, इसको हम नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अगर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए फर्स्ट वाली, तो फिर हमने क्या करना है, डीजेनेरेसी नहीं करना, फिर हमने सेकंड स्टेप देखना है, यही कि एलोकेशन आर इंडिपेंडेंट पोजीशन, ठीक है। अब इसके देखिए हमारे पास एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, इसके साथ साथ हम ये अपने स्टेप याद कर लेने ताकि आपको करने में आसानी हो जाए। यहाँ पे देखिए हमें एक एग्जांपल गिवन है, ठीक है, इसमें हमारे पास डिमांड भी गिवन है, सप्लाई भी, और ये हमारे पास फिजिबल सोल्यूशन है, ठीक है। वी हैव एलोकेशन। अच्छा, अब इसको आपने सॉल्व आउट करना है। फिजिबल सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के बाद हमने 3 मेथड पढ़े थे, आपको पता होगा, वोगल मेथड, LCM मेथड, ठीक है। और ये सारे जो तीनों हमने मेथड किए थे इनमें से आपने कोई भी एक मेथड अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो मेथड था वो यूज़ करके आप इनका आंसर जिन्होंने यहाँ पे दिया है, यहाँ पे इनका ये आंसर आया टेबल, ठीक है। यहाँ पे टाइम वेस्ट किए बगैर इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया है। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे अब हमने इसको मैट्रिक की फॉर्म में लिखना है। तो मैट्रिक की फॉर्म में लिखने के लिए करना क्या है, आपने इनके करस्पॉन्डेंस एलिमेंट, जो क्वेश्चन है ना, ये जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था वो, और जो ये हमने फाइंड किया आंसर, ये इसके जो जो एलिमेंट हमने जिस जिस बॉक्स में फाइंड किए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब आपको तीनों टेबल नज़र आ रहे होंगे।
ठीक है। इसमें आप सेकंड टेबल को देखें, यहाँ पे इसके जो जो एलिमेंट हमने फाइंड किया, जैसे 65, 5, 30, 43, 7, तो इन्हीं बॉक्स में, यानी कि इसी जगह पे, इन्हीं बॉक्स पे आपने यहाँ पे इस टेबल को फिल करना है। लेकिन इसमें एलिमेंट कौन से लिखने हैं? क्वेश्चन वाले। तो यहाँ पे इसने लिखने कैसे हैं? सबसे पहला बॉक्स यहाँ पे है 65, तो यहाँ पे पहला बॉक्स आएगा, ठीक है। तो पहले बॉक्स में क्वेश्चन में 5 था, तो 5 लिखा। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे फिर आएगा। तो क्वेश्चन में 7 है, तो 7 लिखा है। यानी कि आपने लिखने क्वेश्चन वाले एलिमेंट हैं, लेकिन वही एलिमेंट लिखने हैं जो बॉक्स में, जो हमारे पास आंसर आया है वहाँ पे, उसी के करस्पॉन्डिंग बॉक्स पे, ठीक है। अब हमने लिख लिए, अब हमारे पास ये सारे आ गए। अब हमने इनकी क्या निकाली? पेनल्टी निकाली है तीनों की, और हमने इनको क्या नाम दिया? V1, V2, V3, U1, U2, U3, ठीक है। अब हमने देखना है यहाँ पे टू डिटर्मिन U1S, UIS और VJS, वी ऑर्बिटली असाइन वन ऑफ द मल्टीप्लायर से U3, द वैल्यू इज 0। इनमें से आपने कोई भी एक U3 ले लिया, जैसे कोई भी एक ले लेना है। तो यहाँ पे हमने U3 लिया और हमने कहा उसकी वैल्यू 0 है। तो आपने करना क्या है? U3 को हम प्लस करेंगे यहाँ से किसी भी में, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 7। तो यहाँ पे इन्होंने U3, ये देखें U3, ये U3 और V2, इन दोनों की वैल्यू ली, 7 + 0, तो हमारे पास 0 आ गई। इसी तरह नेक्स्ट इन्होंने फिर क्या किया? U3, यानी कि U3 ये वाला U3 और V3 लिया, तो आपके पास आंसर क्या आया? U3 का 7 और 0, 7 ही आया। यहाँ से हमारे पास दानू की वैल्यू आ गई, और V3 की वैल्यू हमारे पास 7 थी। यहाँ पे देखें ये पेनल्टी। अब इन्होंने नेक्स्ट क्या किया? सिमिलरली यूजिंग द कॉस्ट एलिमेंट ऑफ ऑक्युपाइड सेल एंड विद द इक्वेशन। अच्छा, हमने कॉस्ट के लिए क्या करना है? कॉस्ट इज इक्वल टू UR प्लस V, यानी कि जिसकी कॉस्ट फाइंड करनी है वो वाला U प्लस V, यानी कि अगर हमने यहाँ पे देखें, अगर हमने कोई भी कॉस्ट फाइंड करनी है जैसे इसकी, तो इस वाला U, ये वाला -3 और ये वाला 7, ये वाला यूज़ करेंगे और इन दोनों को प्लस करेंगे। ये यहाँ पे ये देखें, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ UIS एंड VIS, यानी कि UIS और VJS, यानी कि सारे हम जो हमारे पास सेल हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ये यूज़ करके मेथड। अच्छा जी, द अनऑक्युपाइड सेल आर आइडेंटिकेटेड। अच्छा, जो ऑक्युपाइड सेल थे, यानी कि जिनने जगह घेरी थी, जो हमारे पास आंसर में आए थे, उनको हमने क्वेश्चन से कंपेयर करके पुट कर दिया। अब जो हमारे पास बच गए, जो जहाँ पे वर्क नहीं किया, जैसा कि ये और ये 4, अब हमने इन चारों में लिखनी है वैल्यू। वैल्यू कौन सी है? वही क्वेश्चन से देख के वही वैल्यू लिखनी है, 4 जो रह गई हैं। यहाँ पे ये देखें, ये हमने वैल्यू लिख ली और साथ लिख लिया कि ये हमारे पास कास्ट ऑफ अनऑक्युपाइड है, पहले वाली ऑक्युपाइड थी। नेक्स्ट वी राइट द मैट्रिक ऑफ UI एंड VJ फॉर अनऑक्युपाइड सेल। अच्छा, अब हम लिखेंगे मैट्रिक, अनऑक्युपाइड सेल के मैट्रिक लिखेंगे। देखें यहाँ पे, तो इसके मैट्रिक हमने लिखे, क्या मैट्रिक आया हमारे पास? 2, 5 और 7, 4। ये कैसे आए? ये मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे, इस स्टेप को यूज़ करके, ये वाला फार्मूला यूज़ करके, यहाँ से हमने इसको फाइंड आउट किया। देन नेक्स्ट वी राइट द मैट्रिक ऑफ UI प्लस VJ फॉर अनऑक्युपाइड सेल। अच्छा, अनऑक्युपाइड सेल में उनकी वैल्यू फाइंड करके उसके अंदर लिख दी। और अब हमने नेक्स्ट क्या करना है? वी फाइंड CIJ माइनस UI प्लस VJ। C हमारे पास सेल है, U आपको वो ऊपर मेंशन कर दिया है, V भी मेंशन कर दिया है, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग सेल के मुताबिक आपने करना है फॉर ऑल द अनऑक्युपाइड सेल। अगर आप सेल 1 के लिए कर रहे हो तो C1, U1, V1, ठीक है। इसी तरह दिस मैट्रिक इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द एलिमेंट इन द UI VJ मैट्रिक फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ CIJ इन द मैट्रिक ऑफ कॉस्ट ऑफ अनऑक्युपाइड सेल। यानी कि जो अनऑक्युपाइड सेल, जो भी हम लास्ट जो टेबल है इसको यूज़ करके, यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है उसको देख लेते हैं। ये इसमें हमें एग्जांपल में क्या दिया हुआ है? वेयर हाउस है और फैक्ट्री है, इनकी फैक्ट्री से वेयर हाउस में हमने ये चीज़ें पहुँचानी है, और इसका हमने टेबल बनाया, सप्लाई बनाई, डिमांड बनाई,
उसके बाद हमें पास फिजिबल सोल्यूशन था, उसको हमने सॉल्व आउट किया, उनकी डिमांड पूरी की, सप्लाई ये देखें, इसको सॉल्व आउट किया, सप्लाई ख़त्म हो गई, डिमांड सारी पूरी होगी। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद हमने क्या किया, देयर आर 5 अलॉटमेंट, यानी कि 5 ऐसे बॉक्स हैं जो फिल हैं। ठीक है, आगे और एज पर द ऑप्टिमैलिटी टेस्ट कंडीशन देयर आर 3 + 3 - 1, 3 + 3 6 और 1, 6 में से 1 गया तो 5 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे पास 3 हैं रो और 3 कॉलम हैं, यानी कि ये भी 3 हैं और ये भी 3 हैं, तो इन दोनों को प्लस किया, करते थे ना m - n, तो आपको पता है ना ये m है और ये n है, तो m - n और -1 किया, तो 3 + 3 - 1 6 आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, 6 आ गया। अच्छा, वो सी दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, अब देखा हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है। अब सेकेंडली हमने करना क्या है, ऑल द सेल शुड बी इंडिपेंडेंट पोजीशन, यही बताना है हमने कि इंडिपेंडेंट हो, तो इसके लिए हमने करना क्या है, वही हमने टू टेस्ट द सेल वेदर दे आर इंडिपेंडेंट और नॉट, टू टेक एन ऑक्युपाइड सेल लेंगे और अल्टर द अलॉटमेंट इन दैट सेल बाय 1 यूनिट, उसके अलॉटमेंट को चेंज करेंगे। दिस रिक्वायर द चेंज इन अदर ऑक्युपाइड सेल, अच्छा उसको चेंज करते करते हमारे पास दूसरे सेल में भी चेंजिंग आ जाती है। इस तरह से चेंजिंग करनी है कि हमारे पास डिमांड और सप्लाई जो है ना वो बैलेंस ही रहे। ठीक है, आर वी स्टार्ट फ्रॉम 1 ऑक्युपाइड सेल एंड वी डू कम बैक टू द स्टार्टिंग सेल, कह रहे हैं कि एक करने के बाद हम स्टार्ट पे चले जाते हैं, सेल आर डिपेंडेंट पोजीशन में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें ये एग्जांपल है, और जब इसको हमने सॉल्व आउट किया किसी भी तीनों मेथड में से किसी से भी, तो हमारे पास आंसर ये आया। अच्छा जी, ये हमारे पास सॉल्व आउट आ गया। अब हमने क्वेश्चन इसी टेबल को कंपेयर करना है क्वेश्चन वाले टेबल से, और एक और टेबल बनाना है, और जहाँ जहाँ जिस बॉक्स में वैल्यू है उस बॉक्स में वैल्यू लिखनी है, लेकिन वही वैल्यू लिखनी है जो हमारे पास क्वेश्चन में है, ना कि ये टेबल वाली लिखनी है। तो इसको हमने लिख लिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने बता दिया ये हमारे पास U1 U2 U3 है, V1 V2 V3 है। ठीक है, अब हमने करना क्या है नेक्स्ट, यहाँ पे अब हमने जो हमारे पास सेल बच गए ये वाले, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। क्वेश्चन से देखिए यही वैल्यू पुट की, वही सारे स्टेप के जो ऊपर मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पे UJ VJ अनअलॉटेड सेल के लिए UJ + VJ किया, तो आपके पास ये टेबल आ गया। इन द मैट्रिंग ऑफ सेल इवोल्यूशन देयर आर 3 सेल्स, ए से ई तक कौन सा होता है, ये है ए से ई तक, ये है सी से डी तक, सी से ई तक। ठीक है, इसी तरह हैविंग नेगेटिव एंट्रीज, कह रहे हैं ये जो 3 हैं इनके साथ नेगेटिव साइन है, यही बात है जी, यही बात है, इनके साथ नेगेटिव साइन है। अच्छा, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि स्कोप ऑफ मिनिमाइजिंग कॉस्ट, यानी कि इनमें कॉस्ट मिनिमाइज हो रही है और दूसरों में मैक्सिमाइज हो रही है। सिंस देयर इज़ अ टाई, तो देखें हमने क्या कहा था, अगर एक से ज़्यादा के दरमियान में देखिए साइन सेम है तो हमारे यहाँ पे एक टाई आ गया, द सेम इज़ ब्रोकन आर्बिट्रेरीली। तो हमने एक पढ़ा था एक लेक्चर में, इन्हीं लास्ट वोगल वाले में पढ़ा था कि जब टाई आ जाए तो क्या होता है, ब्रोकन हो जाता है सिस्टम वहाँ पे ही, तो यहाँ पे सिस्टम ब्रोकन हो जाएगा। वो सिलेक्ट द सेल CD, ठीक है, CD से सिलेक्ट करेंगे फॉर री अलॉटमेंट विद द इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन, फिर इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन वही इनको छोड़ के जो बाकी थे वहाँ वो सेल लिखे हमने यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन से थे क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में थे 10 35 वो सारे, ये जो हमने फाइंड आउट किए थे वो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट, इट कैन बी सीन दैट वी कैन अलॉट 15 यूनिट्स टू सेल CD, कह रहे हैं जो सेल C और D है, यानी कि ये वाला जो सेल है CD, यहाँ पे कितने यूनिट अलॉटमेंट हो सकती है, 15, यहाँ पे 15 एंड टोटल 15 F में, तो यहाँ पे 15 अलॉट हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, रो एंड कॉलम टोटल एंड हास्ट नो एलोकेशन बिकम नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पे कोई भी एलोकेशन नेगेटिव है नहीं है। अच्छा जी, द इफेक्ट ऑफ एलोकेटिंग 15 यूनिट टू एम्प्टी सेल लीड्स टू द मैट्रिक ऑफ रीअलॉटमेंट, ये आप बता रहे हैं कि नीचे टेबल में बता दिया है इन्हें, वही बात। वी कंडक्ट ऑप्टिमलिटी टेस्ट टू सी वेदर द सोल्यूशन इज ऑप्टिमल और नॉट, तो द कंप्यूटेशन आर कैरिड इन टेबल 37 एंड 42।
कह रहे हैं ये सारे जो 37 से 42 टेबल हैं इसमें यही बात दिखाई गई है। फ्रॉम द टेबल 42 वी सी द अनऑक्युपाइड सेल। 42 में हमारे पास अनऑक्युपाइड सेल आए। 42 कहाँ है, ये हमारे पास है 42, ये अनऑक्युपाइड सेल आ गए। ठीक है, उसके बाद कहाँ गया है, hence exist feasible solution। हाँ, we conduct, हाँ, the computational are carried out in table, find the table 42, we can see a occupied cell has a negative evaluation, hence exist another feasible solution। कह रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव भी है 42 वाले में। देखें 42 में, हाँ ये -2 है, ए से ई तक जो -2 है नेगेटिव आ गया है। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या है, यहाँ पे एनहेंट एग्जिस्ट एन अदर फिजिबल सोल्यूशन। अच्छा जी, यहाँ पे एक अदर फिजिबल सोल्यूशन भी आ गया। वी हैव टू कंडक्ट एन ऑप्टिमैलिटी टेस्ट टू फाइंड वेदर द थर्ड फिजिबल सोल्यूशन इज ऑप्टिमल। अब देखेंगे जो हमारे पास थर्ड फिजिबल सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल है या नहीं। बाय कैरिंग आउट द इटरेशन वी ऑब्जर्व, वही तरीके से हम इटरेशन करेंगे दोबारा फिर से और ऑब्जर्व करेंगे कि थर्ड जो फिजिबल सोल्यूशन है उसको इज ऑप्टिमल और नॉट, एंड करस्पॉन्डिंग कॉस्ट इज। तो कॉस्ट हमारे पास कैसे आती है, जो हमारे पास सारे टेबल में हम लोगों ने फाइंड आउट किया होता है ना, उनको मल्टीप्लाई करते हैं जो क्वेश्चन में उनके करस्पॉन्डिंग सेल आ रहे होते हैं उनके साथ, और फिर प्लस कर देते हैं सेंटर में। ये देखें यहाँ पे, ये वही, तो हमारे पास आंसर आ गया 515। स्टेप सारे सेम है, सारे मेथड में थोड़ा थोड़ा ही फ़र्क है, कुछ ना कुछ चेंज है। तो यहाँ पे देखें इन्होंने क्या कहा था, अनअलॉटेड के लिए क्या करते थे, यू आई प्लस वी जे, यानी कि उसके करस्पॉन्डिंग यू और वी को प्लस करते थे और सेल में लिख लेते थे। और अनअलॉटेड यानी कि जो सेल यूज़ नहीं हुए थे उनके बॉक्सेस में लिख के बता देते थे अनअलॉटेड थे, इस फार्मूले को यूज़ करके। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा आज का लेक्चर भी एंड हो गया है।